नमस्कार प्यारे दोस्तों। हिमानी जी के पॉइंट पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आज हम अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 6th की एनसीईआरटी और उसमें सामाजिक विज्ञान क्यों, इसके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। बढ़ते हैं आगे। देखिए, पहला जो विषय दे रखा है सामाजिक विज्ञान का, वो है भारत एवं विश्व और उसके भूभाग एवं उस पर निवासित व्यक्ति या निवास करने वाले समूह। दूसरा दे रखा है अतीत के चित्रपट। और तीसरा विषय जो दे रखा है आपके, वो है हमारी संस्कृति, विरासत एवं ज्ञान और परंपराएं। चौथे नंबर पर दे रखा है आपके शासन और लोकतंत्र। और 5वें नंबर पर दे रखा है आपके हमारे आसपास की आर्थिक जीवन शैली। तो दोस्तों, पहले बिंदु पर अगर हम देखें तो देखिए आप, स्थल एवं उस पर जीवन, एक पॉइंट ये दे रखा है आपके। दूसरा पॉइंट दे रखा है महासागर एवं महाद्वीप, कि किस तरीके से महासागर और महाद्वीप विकसित हुए, उनके बारे में चर्चा करेंगे, या ये होते क्या है इनके बारे में चर्चा करेंगे। और तीसरा बिंदु जो दे रखा है वो दे रखा है पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति। पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति। दूसरा जो विषय है उसमें बिंदु दे रखा है इंडिया। इंडिया या भारत। दूसरा बिंदु दे रखा है आपके भारतीय सभ्यता का प्रारंभ। और तीसरा बिंदु दे रखा है आपके, वो है इतिहास की समय रेखा एवं उसके स्रोत। थर्ड जो आपके पार्ट है इसका, उसमें पहला बिंदु है भारत की सांस्कृतिक जड़। और दूसरा जो बिंदु है वो है विविधता में एकता, एक में अनेक। इस प्रकार से ये दो बिंदु इसमें है। फोर्थ नंबर जो आपका विषय है इसमें, उसमें आपके 3 पार्ट दिए हैं। उससे पहले हम इधर का देख लेते हैं। 5th नंबर पे आपके पहला जो बिंदु है हमारे आसपास की आर्थिक गतिविधियां। और दूसरा जो बिंदु है वो कार्य का महत्व। अब 4th विषय पर आते हैं। पहले ऊपर बढ़ा लेते हैं। ये देखिए आपका 4th विषय, शासन और लोकतंत्र। इसमें पहला जो बिंदु है वो है परिवार और समुदाय। दूसरा बिंदु दे रखा है आपके, वो दे रखा है आधारभूत लोकतंत्र और भाग फर्स्ट। दूसरा, तीसरे नंबर पे जो बिंदु आएगा वो है आधारभूत लोकतंत्र भाग 2, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय सरकारें। और तीस चौथा जो बिंदु दे रखा है वो है लोकतंत्र भाग 3, नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय सरकारें। नगरीय क्षेत्रों में क्या, स्थानीय सरकार। इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो बढ़ते हैं आगे। देखिए दोस्तों, इस चित्र को देखिए। इस चित्र से कुछ प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे कि इस चित्र में क्या क्या दिया हुआ है। तो आप यहाँ देखिए, पता लगाएं कि आप इस चित्र में झील में पानी कहाँ से आ रहा है ना। आप लगा सकते हैं आसानी से, सामान्य चीजें हैं। तो देखिए, झील में पानी कहाँ से आ रहा है, सड़क का निर्माण किसने और क्यों करवाया, इन छोटे छोटे घरों में रहने वाले लोग क्या क्या गतिविधियां करते हैं, उनका इतिहास रहा होगा, उनका क्या भविष्य रहा होगा, ये सब अपने उत्तरों को लिखे, अपने साथियों के साथ उन पर चर्चा कीजिए। इस तरीके से गतिविधि के लिए आपको बोलते हैं एनसीईआरटी में। तो वो आप इस चित्र को देखकर कर सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, ऊपर दिए गए हमारे प्रश्न सामाजिक विज्ञान से किस प्रकार से संबंधित है। आइए, हम 21वीं शताब्दी में हैं। यदि आप इसे नहीं समझ सके हैं तो जल्दी जल्दी ही
इसके बारे में पढ़ेंगे। इस बात से सभी सहमत हैं कि समय मानव सभ्यता के लिए अत्यंत चुनौतीपूर्ण है। एक तरफ तकनीक में तीव्र विकास हुआ है, जिसने हमारी जीवन शैली में विभिन्न बदलाव किए हैं, तो दूसरी ओर इस समय संसार विभिन्न युद्धों, सशस्त्र संघर्षों और बढ़ते सामाजिक तनावों का सामना कर रहा है एवं हमारे ग्रह के प्राकृतिक पर्यावरण हम इस पुस्तक में विषय विषय के रूप में भारत एवं विश्व और भूभाग एवं उसके निवासी इतने सारे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। विषय है अतीत के चित्रपट। अतीत के विषय है में अतीत के चित्रपट। इसमें हम इतने सारे बिंदु जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, इनके विषय में अध्ययन करने वाले हैं। और विषय ग हमारी सांस्कृतिक विरासत एवं ज्ञान और परंपराएं, उसमें जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, इतने सारे बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे इस पुस्तक में। आगे देखिए विषय घ शासन और लोकतंत्र। इसमें हम इतने सारे बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं जो धीरे धीरे चैप्टर वाइज इस पुस्तक में हम पढ़ेंगे। आगे देखिए विषय जो 5वें नंबर का है हमारे आसपास का आर्थिक जीवन। उसमें हम इतने सारे बिंदु जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, इनके बारे में इस पुस्तक में चर्चा करने वाले हैं। आगे देखिए आप, ये सारे बिंदुओं पर हम इस पुस्तक में चर्चा करेंगे। आप देखते जाइए और अब चलते हैं हम अध्याय की ओर। जो इस पुस्तक के अध्याय हैं उसकी ओर चलते हैं। तो आइए देखते हैं पुस्तक के अध्याय के बारे में। ये आपके सामने रहा अध्याय प्रथम। इसमें आपके सामने एक कोटेशन है। पहले तो ये हेडिंग के बारे में हम देखें, पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति। इस अध्याय फर्स्ट में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आर्यभट्ट साहब का, जो कि एक भारतीय विद्वान है, एक कोटेशन लिखा है। पृथ्वी अंतरिक्ष में स्थित है, जो जल, पृथ्वी, अग्नि और वायु से बनी है और गोलाकार है। कैसी है? गोल आकार की है। इन सभी स्थलीय और जलीय प्राणियों से यह सभी स्थलीय और जलीय प्राणियों से घिरी हुई है। तो ये आर्यभट्ट ने सालों पहले कहा था। तो आगे चलते हैं। देखिए कुछ इस नक्शे के, ये जो मानचित्र आपको दिया है, इस मानचित्र के आधार पर आपको यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हैं। कि प्रश्न क्या दिए हैं भाई? देखिए कि मानचित्र क्या है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये मानचित्र है। जो प्रारंभिक जो मानचित्र था वो मानचित्र क्या है, इसका उपयोग कैसे करते हैं, इसके घटक क्या हैं। और तो मानचित्र का उपयोग और घटक घटक की बात कर रहा है। दूसरा प्रश्न निर्देशांक। क्या? निर्देशांक। निर्देशांक की बात कर रहा है। और निर्देशांक में दो निर्देशांक महत्वपूर्ण है, अक्षांश और दूसरा है वो है आपके देशांतर। तो इनका हमें अध्ययन करना है, अक्षांश और देशांतर। और तीसरे नंबर का जो प्रश्न है, देशांतर से स्थानीय समय और मानक समय कैसे निकाला जाता है। ये देशांतर से समय गणना कैसे की जाती है, उसके बारे में हमें अध्ययन करना है। आगे चलते हैं। देखिए, कल्पना कीजिए कि आप पहली बार किसी नगर की यात्रा कर रहे हैं
उस नगर में आप जिन स्थानों की यात्रा करना चाहते हैं, उनका पता कैसे लगाएँगे? आप सहायता के लिए किसी स्थानीय व्यक्ति से पूछ सकते हैं अथवा उस नगर के मानचित्र को देख सकते हैं। पिछली कक्षाओं में आपने मानचित्र के बारे में कुछ बातें सीखी थी और इस अध्याय में हम उनका विस्तार पूर्वक अध्ययन करने वाले हैं। एक खेल खेलते हैं। नीचे दिए गए एक लघु नगर के मानचित्र का निरीक्षण कीजिए, जो कि आपको दिख रहा है। कल्पना कीजिए कि आप रेलवे स्टेशन पर एक रेलगाड़ी से अभी-अभी उतरे हैं और मानचित्र पर अंकित बैंक में जाना चाहते हैं। आप किस मार्ग से जाएँगे? क्या कोई अन्य संभावित मार्ग भी हो सकता है? क्या आप इसी मानचित्र में सार्वजनिक उद्यान, विद्यालय और संग्रहालय का भी पता लगा सकते हैं। यदि आप बैंक से बाजार तक जाना चाहते हैं, तो आप किस मार्ग को चुनेंगे? ऐसी परिस्थिति में एक मानचित्र उपयोग में आता है। तो देखें आगे। ये आपके जो चित्र दिया है, इसमें उसने बोला है आपसे कि आप पता लगाइए आवासीय भवनों में कहाँ आपको बोला है कि आप रेलवे स्टेशन से उतरे हैं। कहाँ पर उतरे? रेलवे स्टेशन पर उतरे हैं, तो आपको जाना है इस बैंक पर। कहाँ जाना है? इस बैंक पर। तो देखिए दोस्तों, इस बैंक का एक रास्ता तो यहाँ होते हुए और इस पार्क तक जाता है। तो यहाँ से हम पार्क में से इस रास्ते से निकल कर इस रास्ते से बैंक पर आ सकते हैं और जो सीधा रास्ता आ रहा है वो आप रेलवे स्टेशन से ये रास्ता पकड़िए और सीधे आप बैंक की तरफ आ जाइए। तो ये सबसे उचित रास्ता ये आपको नजर आता है। तो इसमें आपको ये प्रश्न पूछा है। अन्य जो है बाजार में कैसे जा सकते हैं, संग्रहालय के बारे में इसी रास्ते से हम जा सकते हैं, चिकित्सालय में इस रास्ते को और आगे बढ़ेंगे तो चिकित्सालय पे आ सकते हैं। ग्राम पंचायत में जाना है तो यहीं से हम ग्राम पंचायत में भी जा सकते हैं और आपके विद्यालय में जाना है तो इसी रास्ते से हम क्या विद्यालय में भी जा सकते हैं। तो एक रास्ता यहाँ से यहाँ भी आपके चिकित्सालय के लिए आ रहा है। तो जितने भी प्रकार के ये रास्ते हैं तो हम मानचित्र पर देखते हैं तो मानचित्र पर हम इनकी स्थिति या लोकेशन जान सकते हैं। दिशा आपको यहाँ दी है। हमेशा उत्तर दिशा ऊपर की ओर होती है मानचित्र पर। दाईं तरफ आपके पूर्व होता है, बाईं तरफ आपके पश्चिम होता है और नीचे की तरफ आपके दक्षिण होता है। तो ये स्थिति आप ध्यान रखें। आगे चलते हैं। मानचित्र स्थानों का पता लगाने के लिए एक मार्गदर्शक की तरह है, जो दर्शाता है कि किसी स्थान की स्थिति कहाँ है और वहां तक कैसे पहुंचा जा सकता है। मानचित्र के दाएं कोने के शीर्ष पर स्थित 4 तीरों पर ध्यान दीजिए। हम देखेंगे कि वे कुछ विशिष्ट दिशाओं को इंगित कर रहे हैं और मानचित्रों को समझने में अधिक सहायक होते हैं। इस बात की कह रहा है कि ये 4 तीर आप देखिए और ये 4 दिशाओं को इंगित कर रहे हैं। ये बात इन्होंने अभी कही है। अब चलते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। ये आपके पृष्ठ 8 पर दिए गए चित्र 1.1 में हैं और वो सब भी हमको मायने नहीं रखते परीक्षाओं के लिए। अब देखिए मानचित्र और उसके घटक। मानचित्र और उसके घटक। यहाँ देखिए, हम इस साधारण उदाहरण से समझ सकते हैं कि मानचित्र किसी भी क्षेत्र का एक प्रतीकात्मक चित्रण और रेखांकन है। यह एक लघु क्षेत्र, गांव या कस्बा, एक बृहद क्षेत्र, मान लीजिए कोई जनपद या राज्य अथवा भारत जैसा एक विशाल देश या संपूर्ण विश्व भी हो सकता है। मानचित्र में आप सतह को ऐसे देखते हैं जैसे आप उसे ऊपर से देखते हैं। देखिए दोस्तों, मानचित्र क्या है? तो बताया गया है कि मानचित्र आपके प्रतीकात्मक चित्रण है। प्रतीकात्मक चित्रण है। प्रतीकों का चित्रण प्रतीकात्मक चित्रण है या रेखांकन है। रेखांकन है जिसमें रेखांकित किया जाता है चित्रों को। अब आप देखिए, एटलस। एटलस होती है मानचित्रावली। क्या होती है? मानचित्रावली, जिसमें विभिन्न प्रकार के मानचित्र आपको मिलते हैं
और क्या मिलते हैं, मानचित्र, जो आपके राजनीतिक हो सकते हैं, राजनैतिक हो सकते हैं, या आपके भौगोलिक हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, भौगोलिक हो सकते हैं। मानचित्र कैसे हो सकते हैं, राजनीतिक या भौगोलिक हो सकते हैं। एटलस क्या होती है, मानचित्रों की एक पुस्तक या संग्रह होती है। जैसा कि आप जानेंगे, मानचित्र अनेक प्रकार के होते हैं। अब देखिए, मानचित्र में जो प्रकार दिए हैं, पहला प्रकार आपके सामने दिया है भौतिक मानचित्र। तो भौतिक मानचित्र मुख्य रूप से प्राकृतिक आकृतियों, जिनमें आपके पर्वत, महासागर और नदियों को दर्शाते हैं, आपको भौतिक मानचित्र होते हैं। आपको दर्शाते हैं क्या, पर्वत, महासागर और नदियां, ये भौतिक विशेषताएं दर्शाते हैं। दूसरा, राजनैतिक मानचित्र किसी देश या राज्यों की सीमाओं, नगरों आदि को दर्शाता है। उदाहरण के लिए सभी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश या उनकी राजधानी को दर्शाता है। और थर्ड होता है आपके थीमेटिक मानचित्र। थीमेटिक मानचित्र जो है, विशिष्ट प्रकार की सूचना प्रदान करते हैं। तो उदाहरण के लिए हम आगे पढ़ेंगे इस पाठ्य पुस्तक में। तो पहला कौन सा, मानचित्र, मानचित्र और के प्रकार। तो पहला दिया है दोस्तों भौतिक मानचित्र। कौन सा दिया है, भौतिक मानचित्र। दूसरा आपके दिया है राजनैतिक मानचित्र, राजनैतिक मानचित्र। और दोस्तों तीसरे नंबर पे आपके दिया है थीमेटिक, थीमेटिक मानचित्र, जिनके बारे में आगे विस्तृत चर्चा आपको इस पुस्तक में मिलेगी। तो आगे देखेंगे, आगे चलते हैं। अब देखिए, यहाँ पर दिए हैं मानचित्र के घटक। किसी भी मानचित्र के तीन मुख्य घटक होते हैं दोस्तों। कितने घटक होते हैं, तीन मुख्य घटक होते हैं। ये तीन मुख्य घटक होते हैं, जिसमें आपके दूरी, दिशा और प्रतीक चिन्ह महत्वपूर्ण हैं। तीनों घटक में कौन है, घटक, घटक आपके तीन दिए हैं। एक दूरी, एक दिया है आपके दिशा, और एक दिया हुआ है आपके प्रतीक, और प्रतीक चिन्ह। तो दूरी, दिशा और प्रतीक चिन्ह, ये मानचित्र के तीन घटक होते हैं। चित्र 1.1 को देखते हुए प्रथम दो के बारे में पहले ही जान चुके हैं। आइए अब हम इन्हें अधिक सटीक ढंग से परिभाषित करते हैं। देखिए, क्या आप कभी अचंभित हुए कि एक बृहद क्षेत्र को कागज के एक छोटे टुकड़े पर कैसे प्रस्तुत किया जा सकता है? यह मानचित्र के स्केल की सहायता से किया जाता है। किसकी सहायता से किया जाता है दोस्तों? वो मानचित्र पर एक स्केल की सहायता से, किसकी सहायता से, स्केल की सहायता से किया जा सकता है। और हम एक लघु नगर चित्र 1.1 के हमारे मानचित्र पर वापस जाते हैं। मानचित्र जैसा कि यहाँ मुद्रित है, इसका प्रत्येक सेंटीमीटर धरातल पर एक निश्चित दूरी, प्रत्येक सेंटीमीटर धरातल पर एक निश्चित दूरी का प्रतिनिधित्व करता है, स्केल कहलाता है। माना कि 500 मीटर है, तो हम कहेंगे कि स्केल 1 सेंटीमीटर बराबर 500 मीटर। अब देखिए, स्केल या पैमाना, पैमाना जो होता है वो धरातल पर एक निश्चित दूरी का प्रतिनिधित्व करता है। धरातल की जो निश्चित दूरी है, का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है, प्रतिनिधित्व करता है, जिसे हम सेंटीमीटर में मानचित्र पर प्रदर्शित करते हैं, जिससे किसी भी जगह का मानचित्र बनाना आसान हो जाता है। देखिए, स्केल नीचे बाएं कोने में एक रूलर के द्वारा दर्शाई गई है, जिसकी लंबाई के ऊपर
क्या लिखा है दोस्तों? 500 और किनारे पर किमी लिखा हुआ है। सामान्यतः इसका अर्थ यह होता है कि जो रूरल या रूलर या जो स्केल आपको दिया गया है वह 2.5 सेंटीमीटर मापता है, वह भूमि पर 500 किलोमीटर को दर्शाएगा। क्योंकि स्केल दिया है, वो आपको मानचित्र और भूमि पर जो दूरी है उसको तुलनात्मक रूप से दर्शाने के लिए लिया जाता है। अब देखिए इसमें आपको पता लगाने के लिए कहा है कि किसी विद्यालय के खेल मैदान का साधारण मानचित्र बनाइए। मान लीजिए कि यह 40 मीटर लंबा और 30 मीटर चौड़ा आयताकार क्षेत्र है। इसे अपने रूलर की सहायता से 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर का स्केल लेकर आप सटीक बनाएं। तो आपको दे दिया 1 सेंटीमीटर की दूरी आपको मानचित्र में 10 मीटर को प्रदर्शित करेगी, तो आप आसानी से बना सकते हैं। तो आप लंबाई में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं लंबाई में? लंबाई में देखिए अब देखिए दोस्तों, आपको यहाँ दिया है 40 मीटर, 40 मीटर लंबा। लंबाई कितनी दी है? 40 मीटर। एक बिंदु तो ये दिया है, एक बिंदु दिया है आपके चौड़ाई। क्या दिया है? चौड़ाई। वो दिया है आपके 30 मीटर। कितना दिए? 30 मीटर। पैमाना आपके यहाँ दे दिया इन्होंने, पैमाना दिया है, वो दिया है 1 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर। अब दोस्तों पैमाना कितना हो गया? 10 मीटर। तो यहाँ अपन भाग देंगे 10 का, तो ये हो जाएगा आपके 4 सेंटीमीटर। कितना? 4 सेंटीमीटर की लाइन हो जाएगी। यहाँ पर भाग देंगे हम 10 का पैमाने का, तो यहाँ पर लाइन हो जाएगी 3 सेंटीमीटर की। कितनी हो जाएगी? 3 सेंटीमीटर। तो दोस्तों जो लंबाई चौड़ाई का अनुपात हो जाएगा वो 4:3 सेंटीमीटर हो जाएगा। किस पर? मानचित्र पर। किस पर? मानचित्र पर। मानचित्र पर। ये इस तरीके से हम चित्र बना सकते हैं। अब आयताकार चित्रीय विकर्ण को मापिए। आपके द्वारा दी गई माप कितने सेंटीमीटर की है? स्केल की सहायता स्केल मैदान विकर्ण की वास्तविक लंबाई कीजिए। जो कि इस तरीके से आप मापते हैं लंबाई चौड़ाई, और इस तरीके से जो विकर्ण होता है वो आप प्रयास करें, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए चारों दिशाओं को फिर एक बार देखते हैं। जो आपके दी है ये 4 दिशाएं, इनको देखते हैं। और शीर्ष पर उत्तर और घड़ी के कांटे की दिशा में घूमते हुए पूरब की दिशा तथा पश्चिम, इन्हें चतुर्दिश या प्रधान बिंदु भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त मध्यवर्ती दिशाओं उत्तर पूरब, दक्षिण पूरब, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम का भी उपयोग किया जाता है। अधिकतर मानचित्रों में उत्तर उ अक्षर से अंकित एक तीर होता है जो उत्तर दिशा को अंकित करता है। किस दिशा को अंकित करता है? उत्तर दिशा को। देखिए दोस्तों इसमें बताया है कि घड़ी क्लॉकवाइज घूमती है इस तरीके से, है ना। और जब घूमती है तो सबसे पहले उत्तर, और उत्तर के बाद में उत्तर पूरब, उसके बाद में पूरब, उसके बाद में दक्षिण पूरब, उसके बाद में दक्षिण, दक्षिण के बाद में दक्षिण पश्चिम, फिर उत्तर पश्चिम और फिर उत्तर। इस तरीके से दिशाएं आती हैं। तो ये दिशाएं आपके जहन में होनी चाहिए कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम के बीच में जो दिशाएं हैं वो कौन कौन सी हैं और किस तरीके को इंगित करती है। अब देखिए लघु नगर के मानचित्र पर पुनः विचार कीजिए। नीचे दी गई सूची में सही और गलत कथनों की पहचान कीजिए। बाजार चिकित्सालय के उत्तर में, संग्रहालय बैंक के दक्षिण पूर्व में है, रेलवे स्टेशन चिकित्सालय के उत्तर पश्चिम में है, और झील आवासीय भवन के उत्तर पश्चिम में है। देखिए अब चलते हैं वापस चित्र पर एक बार इन प्रश्नों को जानने के लिए। जो प्रारंभ में जो चित्र है यहाँ इसकी बात कर रहा है। किसकी? इस चित्र की बात कर रहा है। देखिए अगर रेलवे स्टेशन से हम चिकित्सालय की बात करें तो आप इस दूरी के अनुसार अनुमान लगा सकते हैं। किस दूरी के अनुसार?
इस दूरी के अनुसार अनुमान लगा सकते हैं। तो रेलवे स्टेशन से बैंक किधर है? आपके पूरब में। किधर है? पूरब में। हो गया पूरब, दिशा आपको पता लग रही है ना। और रेलवे स्टेशन से अगर हम बात करें तो विद्यालय किधर है? दक्षिण की ओर है। और बाजार किधर है? वो आपके यहाँ देखिए, दक्षिण पूरब की ओर। दक्षिण पूरब की ओर रेलवे स्टेशन से अगर तुलना करें, ठीक है। और ये भी दक्षिण पूरब की ओर ही हो जाएगा, संग्रहालय भी लगभग, है ना। और ये आवासीय भवन जो है वो आपके उत्तर पूरब की ओर हो जाएंगे। किधर हो जाएंगे? उत्तर पूरब की ओर हो जाएंगे रेलवे स्टेशन से। तो इस तरीके से हम किसी भी मानचित्र को दिशाओं के ज्ञान के आधार पर हम निर्धारित कर सकते हैं कि उसकी दिशा किधर है। अब आगे देखिए, यहां तक हमने देख लिया, है ना। ये हम देख के आए हैं। अब देखिए, मानचित्र पर एक सब दिया होता है प्रतीक चिन्ह। मानचित्रों का एक और महत्वपूर्ण घटक जो है, हमने एक दिशा देखा, एक दूरी देखी, और तीसरे नंबर पे है प्रतीक चिन्ह। मानचित्र जो होते हैं वास्तविक भवनों और कुछ अन्य अवयवों के लघु आरेख या ड्राइंग्स होते हैं, लेकिन एक बड़े नगर या एक देश के मानचित्र पर इन सभी के चित्रण के लिए पर्याप्त स्थान नहीं होगा। इसकी जगह इन आकृतियों के रेखांकन के लिए चिन्हों का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए भवनों के विभिन्न प्रकारों, अब प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं? रेलवे स्टेशन, विद्यालय, डाकघर, रेल मार्ग, सड़क मार्ग, और तालाब, वन, नदी, ये इन सबको दर्शाने के लिए आपको प्रतीक चिन्ह लेने होंगे, और उससे हम मानचित्र पर इन्हें आसानी से दर्शा सकते हैं। विभिन्न उपयोगकर्ता मानचित्र को अधिक सरलता से समझें, इसके लिए मानचित्र निर्माता विशिष्ट प्रतीक चिन्हों का उपयोग करते हैं। विभिन्न देश के प्रतीक चिन्हों के अलग अलग समुच्चय का उपयोग करते हैं। सरकारी निकाय भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने भारत या भारत के भागों के मानचित्र के लिए प्रतीक चिन्हों का एक संकलन निर्धारित किया है। उसमें से कुछ चयनित चिन्हों को पृष्ठ 11 के चित्र 1.2 में दर्शाया गया है। अब देखिए आगे, यहाँ देखिए चित्र 1.2, ये सर्वेक्षण विभाग के जो चित्र, रेलवे लाइन, बड़ी लाइन होती है, छोटी लाइन होती है, और एक रेलवे स्टेशन होता है। यहाँ पर इस तरीके से रेलवे लाइन के लिए इसका, छोटी लाइन के लिए इसका, और रेलवे स्टेशन के लिए इसका प्रयोग करते हैं। सड़कें पक्की एवं कच्ची, अगर पक्की सड़कें तो इस तरीके से, और कच्ची सड़कें तो इस तरीके से हम प्रतीक चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। सीमा, अंतर्राष्ट्रीय, राज्य, अंतर्राष्ट्रीय इस और राज्य जो सीमा होती है उनको हम इस तरीके से देखते हैं। नदी, कुआं, तालाब, नहरें, सेतु, नदी, कुआं, तालाब और सेतु, इस तरीके से नहर और सेतु, ये आपके नदी का, ये कुएं का, ये तालाब का, ये नहर का, और ये सेतु का या पुल का चिन्ह है। मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद और छतरी, मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद और छतरी, इस तरीके से हम देखते हैं। इसके बाद डाकघर, डाक एवं टेलीग्राफ कार्यालय, पुलिस स्टेशन, ये पीओ, पीटीओ और आरएस से दर्शाते हैं। पीएस से, पीटीओ से और पीओ से इसको दर्शाते हैं। बस्तियां और कब्रिस्तान, ये बस्ती का प्रतीक है तो ये कब्रिस्तान का प्रतीक है। और वृक्ष और घास के लिए हम इस प्रकार से प्रयोग करते हैं। तो मानचित्रों में इस प्रकार के प्रतीक चिन्ह हम देखते हैं। जब हमें मानचित्र बनाना होता है तब हम इनका प्रयोग करते हैं। ये भारतीय सर्वेक्षण विभाग के द्वारा जो चिन्ह दिए गए हैं वो हैं। अगला अध्ययन हम करेंगे अगले पार्ट में, पृथ्वी का मानचित्रण। कहाँ से? पृथ्वी का मानचित्रण। आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान, जय जवाहर, जय आदिवासी। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और हिमानी जी के पॉइंट
ऐप डाउनलोड कीजिए, जिस पर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज एकदम निःशुल्क चलवाई जा रही है और इस प्रकार के जो आपके वीडियोज़ हैं, वो भी आपको निःशुल्क उपलब्ध करवाए जाएँगे। दोस्तों, विभिन्न प्रकार की जो प्रतियोगिता परीक्षा है, उनके लिए हम विभिन्न प्रकार के नोट्स तैयार कर रहे हैं, जो हिमानी जीके पॉइंट्स पर आपको मिल जाएँगे। वहाँ से आप डाउनलोड करें और हमसे जुड़े रहें। जय हिंद।